हेलो दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि आज के वक्त में चाइना और यूएसए अक्सर आपस में उलझते रहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हॉट वर्ड्स के आदान प्रदान के अलावा कोई बात आगे नहीं बढ़ती। कभी कभी लगता है कि तलवारें म्यान से बाहर आ गई हैं, लेकिन कुछ समय बाद तलवारें फिर म्यान में चली जाती हैं और जिंदगी वापस पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों और क्या कारण है कि ये ऐसा होता है? जबकि कोल्ड वॉर के समय रशिया और अमेरिका के संबंध ऐसे नहीं थे। वो अक्सर युद्ध के मैदान में अपने सहयोगियों के साथ आमने सामने खड़े रहते थे, कई बार टकराते भी थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टकराते थे। और जिस तरह से आज के वक्त में चाइना सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है और कई बार यूएसए को धमकाता भी रहता है, तो इस पूरे सीन में कोरिया, ताइवान, जापान, रशिया, इन सब का क्या रोल है? खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट की चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के 9वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ईस्ट एशिया की ज्योग्राफी कुछ ऐसी थी जहां पर विश्व शक्तियों को टकराव होना अवश्यंभावी था। और विश्व शक्ति के रूप में मैं दो शक्तियों की बात कर रहा हूं। एक पहले से वेस्ट एस्टेब्लिश शक्ति यूएसए, और दूसरी सुपर पावर बनने का सपना देखने वाली शक्ति यानी कि चाइना। इनका टकराव होना अवश्यंभावी था और इन्हीं चीज़ों के चलते कभी हाई लेवल और कभी लो लेवल टेंशन इस इलाके में बनी ही रही। कई बार तो ऐसा लगा कि बस युद्ध होने ही वाला है, लेकिन दोनों ही देश आपस में टकराने से लास्ट मोमेंट पर बचते रहे। इसका बहुत बड़ा कारण था कि चाइना वर्ल्ड पावर बनने का सपना देख रहा था और यूएस कभी नहीं चाहता था कि उसके सामने कोई और वर्ल्ड पावर खड़ी हो। क्योंकि चाइना सपना देख रहा था, तो इसलिए इस इलाके में हथियारों की दौड़ का शुरू हो जाना तो कोई बड़े आश्चर्य की बात कभी थी ही नहीं। इसके चलते नए नए वेपनरी को ईजाद किया जाने लगा। दोस्तों, वेपन्स के केस में मैं आपको एक बात बताता हूँ। वेपन्स सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं होना चाहिए, वेपन्स उस पर्टिकुलर इलाके में कारगर भी होना चाहिए। एक बहुत अच्छा वेपन है कि लेकिन किसी इलाके में कारगर नहीं है, तो उस वेपन का होना ना होना बराबरी हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों के चलते इस इलाके में न्यूक्लियर वेपन्स का रोल कम होने लगा और दूसरे वेपन्स का रोल बढ़ने लगा। इस पूरे सीन में जहां ऑलरेडी यूएस एक मैरीटाइम पावर के रूप में या एक एयर पावर के रूप में पहले से ही मजबूत था, वहीं चाइना लैंड पावर के रूप में उभर कर सामने आया था। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की या यूएस की मिलिट्री पावर यानी कि थल सेना की पावर कम थी। नहीं, उसकी पावर कभी भी कम नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना की लैंड पावर यानी कि थल सेना काफ़ी मजबूत है, जो इस इलाके में टेरन के साथ लड़ते हुए यानी कि ज़मीन की बनावट के अनुसार लड़ते हुए अमेरिका को टक्कर देने की हालत में है। लेकिन वहीं दूसरे सीन में जब मैरीटाइम यानी नेवी और एयर पावर की बात आती है, तो यूएस चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। और इस तरह से दोनों ही देश अपने अपने थिएटर में बहुत ज़्यादा मजबूत थे या हैं, और इसी मजबूती के चलते दोनों देश आपस में टकराने से बचते रहे। क्योंकि दोनों ही देश जानते थे कि यदि चाइना और यूएस की लड़ाई समंदर में होती है, तो यूएस नेवी और एयरफोर्स उसकी नेवी को नाबूद कर देगी। वहीं अगर ये ज़मीन पर टकराते हैं, तो लैंड शक्ति के रूप में यानी कि थल सेना की शक्ति के रूप में चाइनीज आर्मी अच्छा खासा नुकसान यूएस को पहुंचाएगी। और इसी मजबूती के चलते दोनों देश आपस में लंबे समय से टकराने से आज तक बचते आ रहे हैं। तमाम टेंशन के बावजूद, तमाम संबंध खराब होने के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद भी चीज़ें एक सीमा के बाद में आगे नहीं बढ़ी, यानी कि चीज़ें युद्ध तक कभी भी नहीं पहुंची और दोनों ही फोर्सेस अपने अपने स्तर पर अटैक से ज़्यादा अपने डिफेंस में लगी रहीं और युद्ध कभी भी ज़मीन पर प्रभावी नहीं हो पाया। लेकिन जब दोस्त हम इस तरह से बात करते हैं कि यूएस और चाइना दोनों ही पावर थी और आपस में इसलिए नहीं लड़ी कि दोनों को अच्छा खासा नुकसान होने वाला था, तो फिर ये बात रशिया पे क्यों लागू नहीं होती? कोल्ड वॉर के समय दोनों ही देश अक्सर आपस में क्यों टकराते रहे? ठीक है, आमने सामने से नहीं टकराए, लेकिन एक देश दूसरे को एक जगह फंसाता रहा, दूसरी जगह फंसाता रहा, जहाँ सेनाएं शामिल थीं अफगानिस्तान में, मध्य एशिया में, इधर उधर रशिया लड़ता रहा, उधर अमेरिका भी यूरोप में फंसा रहा, या उसने रशिया को फंसाए रखा जो इसमें की सेना शामिल थी। क्यों रशिया के साथ वो नहीं हो पाया जो चाइना के साथ हुआ, यानी कि दोनों देश युद्ध के मैदान में आमने सामने क्यों नहीं आए? इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि नाटो हमेशा यह महसूस करता था कि रशिया कभी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन यूरोप में शुरू कर सकता है, जहां यूएस और रशिया दोनों के इंटरेस्ट थे। वहीं ईस्ट एशिया की ज्योग्राफी कुछ ऐसी थी जो चाइना को ऑफेंसिव होने की परमिशन नहीं देती थी कि वह बहुत बड़ा कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च कर सके। और चाइना की स्ट्रेटेजी भी कुछ ऐसी थी, या नाटो ऐसा समझता था या आज भी समझता है कि चाइना सिर्फ इकोनॉमिक हितों पे काम करेगा, वो कोई बड़ा ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च नहीं करेगा। जबकि सोवियत रशिया की ऑफेंसिव एटीट्यूड ने ही विश्व में न्यूक्लियर रेस की शुरुआत की थी।
और रशिया यह बात भी जानता था कि ज्योग्राफिकल कारणों से तमाम मैरीटाइम सुपरियरिटी के बावजूद भी वह वेस्ट यूरोप में रशिया को रोक नहीं पाएगा, उसे संभाल नहीं पाएगा। और उसके बाद आई आइजनहावर की न्यू लुक पॉलिसी, जो टोटल ही रशिया को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के अंत से प्राप्त हो जाएगा। उस लिंक से न्यू लुक सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसके ऊपर अमेरिका आज भी काम कर रहा है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। न्यू लुक पॉलिसी वो पॉलिसी थी जिसने अमेरिका के सुरक्षा के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिए और रशियंस को मजबूर कर दिया था कि वे अमेरिका के हिसाब से अपनी डिफेंस पॉलिसी को डिजाइन करे। इससे पहले अमेरिका रशिया के अटैकिंग मोड के हिसाब से अपनी डिफेंस पॉलिसी डिजाइन कर रहा था, लेकिन न्यू लुक पॉलिसी के आने के बाद में रशिया मजबूर हो गया कि वह अपनी डिफेंस पॉलिसी अमेरिका की पॉलिसी के हिसाब से डिजाइन करे। असल में ईस्ट एशिया में यूएसए के लिए कभी भी चीज़ें इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि एक तरफ जहां कोरियन प्रायद्वीप में ग्रेट पावर कन्फ्लिक्ट चला हुआ था, या ये बोले कि वो कन्फ्लिक्ट आज भी चला हुआ है, और दूसरी तरफ चाइना को लेकर यूएसए चाइना का कन्फ्लिक्ट आज भी चला हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि दोनों ही आइलैंड साउथ चाइना सी में हैं। दोनों का ही चाइना के लिए कुछ सीधा इकोनॉमिक फायदा तो है नहीं, लेकिन दोनों पर चाइना का कंट्रोल होने का मतलब है साउथ चाइना सी पर चाइना का सीधा कंट्रोल होना। और यूएसए के नेवल बेस इस इलाके में हैं, जिसका सीधा थ्रेट यूएसए के लिए होगा। ना तो चाइना ने कभी कोशिश की वह समुद्र में यूएसए को चुनौती दे, और यदि थोड़ी बहुत कभी कोशिश भी की तो वो आंखें दिखाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि चाइना जानता था यूएसए से समुद्र में टकराने का मतलब है अपना डेथ वारंट, यानी कि अपनी नेवी का डेथ वारंट खुद अपने ही हाथ से साइन करना। ताइवान से अलग यूएसए ने साउथ कोरिया में अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, और वह उस जगह का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कर सकता है। वहीं चाइना को यही एडवांटेज नॉर्थ कोरिया में है, जो उसके लिए एक बफर स्टेट का काम करता है। और इस प्रकार ज्योग्राफिकल लोकेशंस और न्यूक्लियर पावर के चलते दोनों देशों ने कभी भी कुछ जुबानी गर्मा गर्मी से आगे युद्ध के मैदान में आमने सामने आने की ना कभी कोशिश की, ना कभी ईमानदारी से लड़ाई लड़ने के बारे में सोचा। यहाँ तक कि कोरिया की यूएस में प्रेजेंस होने के चलते रशिया कोल्ड वार के समय में जापान के खिलाफ कोई ऑफेंसिव बड़ा ऑपरेशन छेड़ने की हालत में नहीं था, और ना ही उसने कोशिश की। रशिया से अलग चाइना ईस्ट चाइना सी में एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। यदि यूएसए कोरिया से विड्रॉ करता है तो जापान के ऊपर थ्रेट एकदम से बढ़ जाएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि जापान खतरे में होगा, इसके चलते जो भी मिलिट्री स्टेशंस यूएसए के जापान में हैं वो सब अंडर थ्रेट होंगे। इसलिए साउथ कोरिया यूएस के लिए इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जो कि सिर्फ यूएस चाइना संबंधों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में भी यूएस के डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी संभावित कंडीशन जिसमें यदि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इकट्ठे हो जाएं और एक देश बन जाए, तो संभव है यूएसए को साउथ कोरिया से विड्रॉ करना पड़े। और यदि साउथ कोरिया से यूएसए को विड्रॉ करना पड़ा तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस प्रकार जापान अंडर थ्रेट हो जाएगा और उसका अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए यूएसए भी कभी नहीं चाहेगा कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक देश बने। इसलिए आपका दोस्त हर पॉइंट पर आपके साथ हो, आपका दोस्त ही जरूरी नहीं है। दोस्ती यानी कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्ती सिर्फ और सिर्फ आपके देश के हितों पे डिपेंड करती है, ना कि आपकी दोस्ती पर। इसका मतलब ये विशुद्ध दोस्ती इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ भी नहीं है। ताइवान के साथ ठीक इससे मिलती जुलती कंडीशन है, क्योंकि ताइवान एक द्वीपीय देश है जिसका यूएस पूर्ण सपोर्ट करता है, और इस क्षेत्र में यूएसए मैरीटाइम और एयरफोर्स में मजबूत है और चाइना लैंड पावर ग्रुप में। इस प्रकार अपने अपने थिएटर में दोनों यूएस और चाइना मजबूत हैं, और इसलिए जुबानी गर्मा गर्मी से आगे इस थिएटर में कभी भी चीज़ें हद से ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुई और युद्ध तक तो बिल्कुल नहीं पहुँची। दोस्तों, चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में मैं इससे आगे की बातें और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में और कुछ आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लंबा न करते हुए मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति घोषणा करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।